हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं अरविंद गुप्ता आपके साथ हूं स्ट्रक्चरल आइसोमरीज के साथ। आई होप कि आपने प्रीवियस चैप्टर फॉलो किया होगा जो कि आईपैक नोमेनक्लेचर था। उसमें अगर मैं मेंशन करना चाहूं जो मेन सेगमेंट है दैट वाज 3 पार्ट: सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन एंड द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 3 सेगमेंट था जिसके बेसिस पे आप जो है पूरे आईपैक नोमेनक्लेचर को समराइज कर सकते हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे, जब आप सिलेक्शन करोगे पेरेंट चेन का तो सबसे पहले प्रायोरिटी देखोगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप उस चेन में प्रेजेंट हो। देन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को देखोगे एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद आप लॉन्गेस्ट चेन के लिए जाओगे। लॉन्गेस्ट चेन भी अगर सेम हो जाता है तो सबस्टिट्यूएंट के लिए जाओगे। ये तो रहा सिलेक्शन का पार्ट। नंबरिंग जब करोगे तो सच दैट कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले, देन फॉलोड बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, देन फॉलोड बाय सबस्टिट्यूएंट। ये नंबरिंग का केस था। नेमिंग के केस में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स रूल रखे थे, लेकिन जब आप ऑप्शन मिलेंगे उसमें आप नेमिंग तो क्लियरली मेंशन किया रहेगा, तो इन दैट केस बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाली है। अगर ये तीनों सेगमेंट को सिलेक्शन, नंबरिंग एंड द नेमिंग, अगर ये तीनों पार्ट को आपने क्लियरली फॉलो किया है तो इन दैट केस मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे बहुत कम ही एरर होने के चांसेस है। ठीक है, तो बट नंबरिंग के टाइम आप ध्यान रखना कि आप लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट फॉलो कर रहे हो। लोएट सम ऑफ रूल कहीं पे भी अगर मेंशन है तो उसको आप कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो उस चैप्टर से को आपके सामने फिर से मैं मेंशन कर दूं सच दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए कि व्हाट वी हैव लर्न इन द आईपैक नोमेनक्लेचर। कुछ हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड में भी सीखा। ठीक है, तो आगे हम लोग मूव करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरीज। आइसोमरीज भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है फॉर अदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्यों पार्ट है? बिकॉज अगर आप आगे के रिएक्शन समझोगे ना तो उस रिएक्शन को समझने के लिए किस तरीके से प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, हो सकता है कहीं पे सिस बन के आए, ट्रांस बन के आए, तो वो सभी जो है आइडिया को हम लोग जो है समराइज कर देते हैं आइसोमरीज में। ठीक है, तो उसके डिफरेंट प्रोडक्ट जब आप बनाओगे ना तो इन दैट केस आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो उसमें हम लोग को आइसोमरीज का हेल्प लेना पड़ेगा। और आइसोमरीज से नो डाउट आपको फ्रीक्वेंटली 1 और 2 क्वेश्चंस सेपरेटली फ्रॉम द आइसोमरीज चैप्टर वो आपको मिलेंगे ही। यहाँ पे हम लोग जो है कंप्लीट तो आइसोमरीज अभी नई डिस्कशन में रखेंगे। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरीज को। लेटर ऑन जैसे ही हम लोग जीओसी कवर कर लेंगे हम लोग मूव करेंगे स्टीरियो आइसोमरीज को। तो बेसिकली हम लोग ने आइसोमरीज को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, एक तो स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल का डिस्कशन मेनली हम लोग यहीं पे करेंगे क्योंकि हमारे लिए आसान होता है। जब आईपैक नोमेनक्लेचर लर्न करके जब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरीज में एंटर करते हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो वही हम लोग करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरीज को वहां पे डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दैट की थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेते चलते हैं कि व्हाट इज बेसिकली आइसोमरीज। ठीक है, तो आइसोमरीज वर्ड्स समझ जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो है समझ लेते हैं आइसोमरीज। तो इन दैट सिनेरियो स्ट्रक्चरल आइसोमरीज को भी समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ये सेम वे है कि आइसो मींस सेम, मरीज में जो वर्ड आया है मर मींस यूनिट, सेम यूनिट, वहां से ये वर्ड निकल के आया है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। आई थिंक बर्जीलियस ने इस टर्म्स को भी पॉइंट किया था, बट दैट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट पार्ट। अब जो है क्वेश्चन रेज होता है कि आइसोमरीज होता क्या है। इसको हम लोग पहले डिफिनीशन दे। एक मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल रखना चाहूंगा। जैसे कि आप जो है एथेनॉल सुने होंगे, CH3 CH2OH, 2 मैं मॉलिक्यूल आपके सामने रखता हूं टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज बेसिकली आइसोमरीज। करेक्ट ना? तो एक ये हो गया आपका एथेनॉल और दूसरा ये ईथर रख देता हूं। ठीक है, ईथर समझ में आता है, ROR, तो डाइमिथाइल ईथर। जस्ट मैं इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूं क्या, इसमें अगर इसकी पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज को और इसकी पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज को, सम प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखते चले तो ये क्या होता है, देखोगे आप कि अगर इसकी बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन इसकी बात करें तो ये गैसियस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर। गैसियस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर। इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो ये बॉयल हो जाता है अराउंड 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास में बॉयल होता है। ये नियरली 26 वगैरह 20 के आसपास में, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूं, याद भी नहीं रखना है, बट 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में ये जो ईथर है वो बॉयल हो जाता है। ये बेसिकली हमारा एल्कोहल है, एथेनॉल, और ये हमारा ईथर है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे इसको तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेटर ऑन हम लोग इस रिएक्शन को देखेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में ही। इस सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जहां तक इसकी बात करें, अगर आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हो इसकी तो इन दैट सिनेरियो कोई भी रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, नो रिएक्शन।
नो रिएक्शन। उसी तरीके से और भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। HI के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये जो है इथाइल आयोडाइड देगा, इसको अगर HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो मिथाइल आयोडाइड देगा। तो मैं इस सभी एग्जाम्पल आपके सामने ये दोनों के बीच में कंपैरिजन क्यों रख रहा हूं, इस बात को बताने के लिए कि इन दोनों मॉलिक्यूल में कुछ भी सिमिलर हम लोग को नहीं दिख रहा है। चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लिया जाए, चाहे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लिया जाए, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी एक लिक्विड स्टेट में है तो एक गैसियस स्टेट में है। अगर मैं एक रूम टेम्परेचर पे बात करता हूं दोनों के स्टेट के बारे में, तो एक रूम टेम्परेचर एक गैसियस फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में, देख सकते हो। अच्छा, इन दोनों में सेम क्या है? तो एक ही चीज सेम है, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखोगे कैसे? C2H6O लिखोगे। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C2H6O। क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं। डिफरेंट किसका है देख लो, किस तरीके से जो है जो मॉलिक्यूल्स की कनेक्टिविटी हो जाए, इस तरीके से मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज पे कितने एक्सटेंट तक डिफरेंस लाता है। तो आइसोमेरिज का भी डिफिनीशन वहीं से निकल के आता है। क्या बोलते हैं आइसोमेरिज को? कि टू और मोर कंपाउंड, मैं डिफिनीशन आपको लिखा देता हूं ताकि आप इस बात को समझ जाओ। टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula, having same molecular formula, having same molecular formula, but differing at least one physical or chemical properties, physical or chemical properties are called as isomers of each other, are called as isomers of each other. And this phenomenon साथ में आप लिखते चलो, and this phenomenon is called as isomerism, and this phenomenon is called as isomerism। ठीक है, तो दो कंपाउंड हो जाए, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसकी एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है, तो उसको बोला जाएगा जो है आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एंड दिस फिनोमिना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स, इज कॉल्ड एज द आइसोमरिज्म। दिस विल बी कॉल्ड एज द आइसोमरिज्म। तो ये जो है सिंपल सा केस है कि दो मॉलिक्यूल को कब आइसोमर्स बोला जा सकता है? जब उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो जाए। अब किस तरीके से चेंजेस होगा उसी के बेस में फर्दर क्लासिफिकेशन भी बनते चलता है, आगे हम लोग देखेंगे। बट एक सेगमेंट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिस्कशन हुआ है, एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एटम को काउंट करके भी लिख सकते हो। जैसे आपने क्या किया, कार्बन को काउंट किया तो C2 दिखा, हाइड्रोजन को काउंट किया तो 6 दिखा। आपसे एक ये वे हो सकता है, ये भी करेक्ट, आपके पास ये एक वे हो सकता है। बट इससे भी मैं सिंपल वे मैं बताना चाहूंगा कि रेदर आप एक एक एटम काउंट करो। मैं ये बताना चाहूंगा फॉर हाइड्रोकार्बन के लिए, क्योंकि हम लोग मोस्टली हाइड्रोकार्बन को ही डील करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन के केस में आप क्या देखते हो, जैसे एक रिजल्ट मैं बताना चाहता हूं कि इफ टू हाइड्रोकार्बन्स, एक रिजल्ट ये लिखते चलना ताकि आपको ये आइडिया रहे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कब सेम कर सकते हो। आप तो एक सिंपली क्या करो, उसका जो है नंबर ऑफ एटम, ईच एटम को काउंट कर लो। कार्बन को काउंट कर लिया 2, हाइड्रोजन को काउंट कर लिया 6, ऑक्सीजन को काउंट किया 1, तो उसको सिंपल फॉर्मूला में लिख दो। जितने एटम प्रेजेंट है उसको उतने एटम्स को मेंशन कर दो, करेक्ट ना। तो इससे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे दिख जाएगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, बट ये थोड़ा सा मैं बोलता हूं कि जो है लेमन मेथड है। रेदर आप थोड़ा सा जो है, अगर ड्यू का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो थोड़ा सा आप जो है सिस्टमेटिक वे में जाओ। क्या है, इफ टू कंपाउंड्स या टू कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं केवल ये फॉर हाइड्रोकार्बन्स के लिए मेंशन कर रहा हूं। इफ टू कंपाउंड्स हैविंग सेम ड्यू then their general formula will be same, then their general formula will be same, यानी कि उनका जो जनरल फॉर्मूला होगा सेम होगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन बोलने का मींस केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इन दैट सिनेरियो क्या करना, अगर उन दोनों का ड्यू सेम हो गया
तो इन दैट केस उनका जनरल फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा। ठीक है, उसी का एक और है, मैं एक्सटेंड रिजल्ट निकालता हूं कि इफ टू कंपाउंड्स having same due and same number of carbon atom, then ठीक है, फिर दो कंपाउंड है और दोनों का ड्यू भी सेम हो जाए और कार्बन भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, देन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम। ठीक है, ये बात समझ में आती है। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे, जैसे एक कंपाउंड ये दिया गया है, बहुत लोग इसको पूछ रहे थे, इस वाली चीज को मुझे पूछ रहे थे, ये मैं बता देता हूं। जैसे बेंजीन का केस था, एक बेंजीन था, ठीक है, एक आपके पास ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ केस था। अब लोग इसको नहीं बता पा रहे थे कि बोथ हैव द सेम जर्नल फॉर्मूला। बताया जा सकता है, देखो आप सिंपल सा केस समझो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हाइड्रोकार्बन है, ये तो हाइड्रोकार्बन है हमारे सामने, इफ दे आर हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम ड्यू, देयर जनरल फॉर्मूला विल बी सेम। द ड्यू ऑफ दिस कंपाउंड विल बी नो डाउट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। हाउ मच ड्यू विल बी देयर? ड्यू इज इक्वल टू 4। हियर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, because ring is not present, so 2 pi bond from here, 2 pi bond here, due is equal to 4. The general formula will remain same. Now can we consider their molecular formula will be also same? Just think, here the number of carbon atom is 6, but if we will consider 1 2 3 4 5 6, here also we are getting the same number of carbon atom. Yani what I can say, they have same general formula and same molecular form, same general formula and the same molecular formula. This tricks, basically this result we are going to use. We are not going to count each atom present in the molecule, right? That is going to be a layman method, I can say. But what we have to do, we have to consider due, and if due will be same, we have to just count the number of carbon atom for the hydrocarbon only, otherwise we end up with the wrong answer. Just for the hydrocarbon, because we are mostly going to deal with the hydrocarbon chain. So that case we can apply this principle. We can apply to check these two molecules have the same molecular formula. Then we will proceed for the isomerase. आगे हम लोग देखते हैं कि आइसोमरेज के भी फर्दर क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोमरेज को फर्दर किसमें क्लासिफाई किया गया है, फर्दर जो क्लासिफिकेशन बन के आता है। तो ये बेसिक उनके डिफरेंसेस पे ही बन गया है आइसोमरेज का। ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज आ गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में डिवाइड कर दिया गया। अगर स्टीरियो में मतलब स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम में डिफरेंस आ गया तो उसको स्टीरियो आइसोमरेज में कर दिया गया। तो बेस्ड ऑन जो डिफरेंस आएगा दो आइसोमर्स के बीच में, उसके बेसिस पे उसका नेम दे दिया गया। ठीक है, तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं इसको, देखो कि क्या क्या हम लोग का डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो आइसोमरेज क्या बोला गया? 2 or more compound having same molecular formula but differ in at least one physical or chemical properties। तो इसका दो सेगमेंट जो बनता है, देखो आप, एक तो बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, एक हम लोग कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरेज। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज। ठीक है, क्या बोला जाता है? इफ 2 कंपाउंड, ठीक है, इसको हम लोग फर्दर डिफाइन कर देंगे। If 2 compound differ in structure or connectivity of atom, differ in structure or connectivity of atoms in the compound। ठीक है, तो जो एटम्स की कनेक्टिविटी है ना उसी में चेंज हो जाए, तब वहां से हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमरेज जनरेट होगा। तो उस दो आइसोमर्स को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल सकते हैं, जहां पे कि एक में हो सकता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा हो, कार्बन हाइड्रोजन, वो सभी केसेस हम लोग कंसीडर करेंगे 1 by 1। तो जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक क्लास बन के आता है स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, जो हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेगा अभी। एंड द सेकेंड सेगमेंट बनते हैं इसमें स्टीरियो आइसोमरेज, जो अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, स्टीरियो आइसोमरेज। ठीक है, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों हम लोग इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो वहां पे ये डिस्कशन जाएगा, बट यहाँ पे बस एक मीनिंग समझते चलते हैं कि हाँ क्या
डिफरेंस होता है स्टीरियो आइसोमरेज में और स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में, थोड़ा बहुत मैं आइडिया दूंगा, बट हम लोग डिटेल स्टीरियो आइसोमरेज में करेंगे। क्या होगा इसमें कि इफ टू ऐसे लिखा जा सकता है, इफ टू compounds differ in spatial arrangement of atoms, तब इन दैट केस उसको बोला जाएगा स्टीरियो आइसोमरेज। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरेज अगर दो कंपाउंड है और दोनों में क्या हो कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है ना, 3 डायमेंशन स्पेस, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम वो डिफर कर जाए 3 डायमेंशन स्पेस में, जैसे सिस ट्रांस हो गया, ये सभी जो शायद आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, बट इसको डिटेल हम लोग वहीं पे करेंगे। वहां पे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज, ऑप्टिकल आइसोमरेज, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरेज, ये सभी डिस्कशन का पार्ट रहेगा और एक अच्छा चैप्टर बन के आता है स्टीरियो आइसोमरेज का। मैं बताना चाहूंगा इसमें लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन जैसे ही वंस उसको जो है अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, उस वजह से वो आपके लिए आसान हो जाएगा। बट जब तक डिफरेंस कब रहता है कि जो है शुरू में अगर मैं बता दूं तो आपको जो है विजुअलाइजेशन अभी उतने एक्सटेंड तक नहीं हुआ है, तो 11th के एंड में हम लोग इस पोर्शन को कवर करेंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमरेज, एक सेपरेट पार्ट रखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में ही हम लोग जो है फोकस रखते हैं। अच्छा, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, फर्दर हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। किस में क्लासिफाई करेंगे तो आप ध्यान देना, इसको फर्दर जो क्लासिफिकेशन जाता है कैसे जाता है, पीसीएम में फेल थे राजू चाचा, पीसीएम में फेल थे राजू चाचा। मैं किस इस ऑर्डर में लिखा रहा हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपस में चेन आइसोमर्स भी हो सकता है और मेटामर्स भी हो सकता है, बट आप किस जो है प्रेफरेंशियल बेसिस में सेलेक्ट करोगे ऑप्शन को, ये इसी ऑर्डर से डिसाइड किया जाएगा। तो याद रहेगा आपको कोड, पीसीएम में फेल थे राजू चाचा। ये एक आसान सा कोड मैंने तैयार किया है ताकि आपको याद रह सके, बिकॉज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कंपाउंड है उसको मेटामर्स बोला जाए या चेन आइसोमर्स बोला जाए। आएंगे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले हम लोग इसको चेक करते थे, इसको चेक करेंगे, देन इसको, देन इसको, देन इस ऑर्डर में फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं है क्या ये पीसीएम में फेल थे राजू चाचा। ये हमारा बोलता है पोजिशनल आइसोमरेज, ये हम लोग कंसीडर करते हैं पी फॉर पोजिशनल आइसोमरेज, ई फॉर पोजिशनल आइसोमरेज। ठीक है, देन दिस इज आवर चेन आइसोमरेज। ठीक है, चेन आइसोमरेज। नेक्स्ट दिस इज मेटामरेज, मेटामरेज। ठीक है, दिस इज आवर फंक्शनल आइसोमरेज, दिस इज आवर फंक्शनल आइसोमरेज। ठीक है, फंक्शनल आइसोमरेज। दिस इज आवर टॉटोमरेज। ठीक है, टॉटोमरेज। धीरे धीरे एक एक टर्म्स को हम लोग समझेंगे, बस मैं अभी बताना चाह रहा हूं आपको कि ये टर्म्स जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमरेज के अंदर आता है, पोजिशनल, चेन, मेटामरेज, फंक्शनल, टॉटोमरेज एंड रिंग चेन आइसोमरेज। ठीक है, रिंग चेन आइसोमरेज। क्या ये सभी हमारे डिस्कशन का पार्ट बनेगा? पीसीएम में फेल थे राजू चाचा, याद रहेगा ये आपको? क्या ये सभी हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेगा? नहीं, एक्सेप्ट दिस केस। दिस विल बी डिस्कस्ड, दिस विल बी डिस्कस्ड, दिस विल बी डिस्कस्ड इन जीओसी, क्योंकि इसको समझने के लिए, टॉटोमरेज को समझने के लिए आपको कुछ जीओसी के टर्म समझने पड़ेंगे, जिसमें रेजोनेंस हो गया, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया, मेटामरेज, ये सभी इफेक्ट समझने के बाद जो कि हम लोग डिस्कशन रखते हैं जीओसी पार्ट में, उसके बाद हम लोग टॉटोमरेज को डिस्कस करेंगे। तो हमारे लिए अभी के लिए जो सेगमेंट रहेगा दैट इज पीसीएम में फेल थे राजू चाचा, यानी पोजिशनल, चेन, मेटामरेज, फंक्शनल, टॉटोमरेज तो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। देन ये रिंग चेन आइसोमरेज। तो ये पार्ट हम लोग 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे सफिशिएंट। लोग जो है इसमें एरर भी करते हैं थोड़ा सा ड्रॉ करने में, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि मिनिमाइज किया जा सके। एक पैटर्न होता है, पैटर्न को आप अगर फॉलो करते हो उस मैनर में तो आप, मैं गारंटी देता हूं कि आपसे कम चांसेज है कि आप उसमें एरर करोगे। ठीक है, तो याद रहेगा ये पीसीएम में फेल थे राजू चाचा। ठीक है, ये कहानी आप जो है रख सकते हैं भाई, जो है राजू चाचा फेमस मूवी में रहते हैं ना राजू चाचा,
तो वो पीसीएम में फेल होंगे तभी तो उनको ज्वाइन कराया गया होगा उस पोस्ट के लिए। वो भी पोस्ट खराब नहीं है बट उस पोस्ट पे ज्वाइन किए हुए हैं, तो फेल होंगे ना तभी तो ज्वाइन कराया गया होगा। तो आई थिंक ये जो है किसी को न्यूमोनिक्स ये याद रखने में मुझे लगता नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम होगा पीसीएम में फेल थे राजू चाचा। क्यों मैं ये न्यूमोनिक्स पे ज्यादा फोकस किया हूँ, बिकॉज ये कंफ्यूजन आगे के जो पोर्शन होगा ना इस चैप्टर के लेटर एंड में आपको क्रिएट कर देगा कि सर ये जो दो कंपाउंड है उसको मेटामर्स कंसीडर किया जाए या चेन आइसोमर्स कंसीडर किया जाए। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं रिंग चेन, देन हम लोग जो है टॉटोमरीज, देन फंक्शनल, देन मेटामरीज, देन चेन आइसोमरीज और लास्ट में पोजिशनल आइसोमरीज। हो सकता है हम लोग डिस्कशन का जो पार्ट हो जो है डिफरेंट वे से रखें, बट जो हम लोग को चेक करना रहेगा कि दो आइसोमर्स जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बीच में जो रिलेशन है वो आपको देखना पड़ेगा इसी पार्टिकुलर सीक्वेंशियल मैनर में। ठीक है, तो जो है प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, वन बाय वन कंसीडर करते चलते हैं इसको। पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमरीज, देन इसका जो फर्दर सेगमेंट है वन बाय वन हम लोग कवर करते चलेंगे। तो इसको आप लिखना, टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बात समझ में आती है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो आइसोमर्स के बीच में एक चीज तो हमेशा कॉमन होगी, दैट विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस चीज को आप जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक चीज ही कॉमन रहती है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जिसमें डिफरेंस आ जाए उस नेम से उसको जो है कॉल कर दिया गया। अगर दो आइसोमर्स के बीच में स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमरीज, स्टीरियो में डिफरेंस आ जाएगा तो स्टीरियो आइसोमरीज, विच अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाता है तो स्टीरियो आइसोमरीज बोल दिया जाता है। स्ट्रक्चरल के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेज आ सकते हैं, हो सकता है चेन में डिफरेंस आ जाएगा तो चेन आइसोमरीज, पोजीशन में डिफरेंस आ गया तो पोजिशनल आइसोमरीज। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग केसेस देखते हैं, टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differing स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, जो कनेक्टिविटी है उसमें डिफरेंस आ जाए, आर कॉल्ड एज structural isomers of each other, are called as structural isomers of each other. ठीक है, structural isomers of, and this phenomenon is called as structural isomery. This phenomenon is called as structural isomery. ठीक है, structural isomery, इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल रखता हूं आपके साथ, CH2 CH2 CH2। ठीक है, अच्छा देन देख लो आप ये CH3 CH3। ठीक है, कैन वी कंसीडर दिस टू मॉलिक्यूल आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? ध्यान से देखो, द कनेक्टिविटी ऑफ एटम हैज बीन चेंज इन दिस टू केसेस, द कनेक्टिविटी ऑफ एटम इज डिफरेंट। इसमें देखो तो आप कार्बन 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 इस तरीके से बॉन्ड अटैच्ड। ठीक है, कितने बॉन्ड देख रहे हो आप कार्बन कार्बन के साथ में, ये तो कनेक्टिविटी हैज बीन चेंज, या एक तरीके से बोल सकते हो जो स्ट्रक्चर है दैट हैज बीन चेंज। अगर चेंज हो गया तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरीज का। ठीक है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमरीज कहलाएगा। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं, आइसोमरीज एक तरीके से रिलेशन को दिखाता है। जैसे आप बोलोगे कि जो है ही इज द ब्रदर, बट बोलना पड़ेगा कि ब्रदर ऑफ, किसका ब्रदर है, राइट। आइसोमरीज का भी वही केस है, दिस कंपाउंड इज द आइसोमर्स ऑफ दिस वन, दिस कंपाउंड इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, वी कैन से दिस कंपाउंड इज द स्ट्रक्चरल आइसोमरीज ऑफ दिस वन। अनदर वे भी बोला जा सकता है ना, जैसे आप बोलते हो उसका भाई है तो आप अनदर वे से भी तो बोल सकते हो कि वो मेरा भाई है, या आप बोल सकते हो मैं उसका भाई हूं, करेक्ट ना। सिमिलरली वी कैन सी दिस रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड, राइट, कि ये इसको बोला जा सकता है कि दिस इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस वन विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिस वन। तो यहाँ पे कोई जो है शंका नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया जा सकता है। एक तो आप काउंट करने बैठोगे कि हाइड्रोजन मत काउंट कर, हाइड्रोजन काउंट करके क्या मिलेगा आपको, राइट, जो कि हम लोग अदर वे से नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ये बात समझना, अगर आपको पता है इसमें कार्बन 4 दिख रहा है, इसमें भी कार्बन 4 दिख रहा है, अगर ड्यू सेम हो जाता है, इफ ड्यू इज सेम
We can consider clearly. We can consider that if carbon is same, DU will be same. If that is the hydrocarbon, we can consider simply the molecular formula will be same. Correct, na? We can write their molecular formula also. If you want to write this, we can write as the C4H10. This also we can write as the C4H10. No doubt. But why we are going to count hydrogen? If already we know if DU is same, their number of carbon is same, their molecular formula will be same. करेक्ट ना? तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में इफ टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और द कनेक्टिविटी ऑफ द एटम आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिनन वी कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल आइसोमरेज. क्लियर है? नो डाउट है. अब जो है और भी एक एग्जांपल कंसीडर करोगे क्या? देख लेते हैं हम लोग. ये तो दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमरेज हो गए. ऐसा ही मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम लोग यूज करेंगे. ऐसा ही अगर कहीं पे मेंशन करना रहा तो हम लोग ऐसा ही वर्ड यूज करेंगे. ठीक है. अच्छा, एक केस और देख लो आप. ठीक है. इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि अच्छा ये स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में भी चेन आइसोमरेज है या पोजिशनल आइसोमरेज है या मेटामरेज है, ये सभी डिस्कशन का पार्ट बनेगा. तो CH3CH ये एक केस देख लो और ये केस देख लो. कैन आई कंसीडर दिस टू कंपाउंड आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. द कनेक्टिविटी ऑफ एटम हैज बीन चेंज. यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है और इस वाले केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बीच वाले में. तो although connectivity has been changed, na, the nature of the bonding has been changed. Connectivity change means nature of the bonding is completely changed. Here also nature of the bond has been changed. Right? यहाँ पे बीच वाला जो कार्बन था, ये कार्बन जो है दो ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. The connectivity has been changed. If the connectivity has been same, so we can consider they are the structural isomers of each other. Here also we can see the carbon-carbon double bond has been changed. Either their location or their position we can consider later on. तो इसको भी हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में we can consider. सिंपल सा फंडा है आपको इसमें कि स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. ये केसेस होता है. तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने के लिए और भी तो हम लोग कंसीडर करेंगे वन बाय वन. तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में, दैट इज चेन आइसोमरेज. चेन आइसोमरेज. ठीक है. अब चेन आइसोमरेज एक मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरेज का ही पार्ट है. तो अगर आप बोलते हो ना कि दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, मींस दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दैट इज आल्सो करेक्ट. बिकॉज अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा तभी ये चेन आइसोमरेज जनरेट होगा. तो लिखा जाए चेन आइसोमरेज क्या होता है? इफ टू आर मोर कंपाउंड, लिखो आप, इफ टू आर मोर कंपाउंड, टू आर मोर कंपाउंड्स, टू आर मोर कंपाउंड्स having same molecular formula, ठीक है, but differing size of parent chain or side chain are considered as chain isomers of each other, are considered as chain isomers of each other, and this phenomenon जो ये phenomenon है, phenomenon is called as chain isomerism. This phenomenon is called as chain isomerism. ठीक है. chain isomerism. This phenomenon is called as chain isomerism. ठीक है. is called as chain isomerism. ठीक है. तो ये केस आप कंसीडर कर सकते हो. क्या है? मैंने बोला कि टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर. कहां पे डिफरेंस आ जाए? साइज ऑफ द पेरेंट, मतलब चेन में डिफरेंस आ जा रहा है. आइदर पेरेंट चेन और द साइज. इसमें अगर डिफरेंसेज आ जा रहा है तो दे विल बी कंसीडर्ड एज द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज द चेन आइसोमर. ठीक है. एक नोट में लिख लो, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे. नोट में मेंशन कर देना आप. क्या मेंशन करना है इसमें? क्या आपको मेंशन करना है इसमें? देखना कि द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ये भी समझ लेना, इंक्लूडिंग
डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग, मतलब सभी फंक्शनल ग्रुप का जो नेचर है, डबल बॉन्ड भी हो जाए, क्लोरीन फ्लोरीन, जितने भी फंक्शनल ग्रुप का हम लोगों ने ओरिजिनल जो डिफिनीशन रखा था, नॉट फॉर नोमेनक्लेचर, द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड शुड रिमेन सेम, शुड रिमेन सेम, ठीक है, शुड रिमेन सेम। जो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहा तभी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ये चीज ध्यान में रहे। द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड शुड रिमेन सेम, ये आप जो है पॉइंट मेंशन कर देना। अच्छा, एक एग्जांपल देखते चलते हैं। जैसे यही एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं आपके सामने, CH3 CH2 CH2 CH3 लाइक दिस, और ये आप कंसीडर करना। कैन वी कंसीडर दिस टू आइसोमर्स एज द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? कैन वी कंसीडर दिस टू आइसोमर्स आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? क्या करोगे, नंबरिंग कर लो, इसको पता चल जाएगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम इज इन पैरेंट चेन। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द पैरेंट चेन। तो डिफिनेशन यही तो जाता है ना, इफ टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द साइज ऑफ पैरेंट चेन और द साइड चेन, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, एक साइड चेन वाला भी एग्जांपल। तो वी कैन कंसीडर दिस टू आइसोमर्स आर CI ऑफ ईच अदर, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में CI लिख सकता हूं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये केस आप कंसीडर करें। कैन वी कंसीडर दिस एज द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? कैन वी कंसीडर दिस एज द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? देखो आप एक बार, देखो तो इस केस में क्या है, पैरेंट चेन नो डाउट ये होगा आपका, तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। द साइज ऑफ पैरेंट चेन इज सेम, बट यहां पे एक और कंडीशन है कि साइड चेन का भी अगर साइज चेंज हो जाता है, दे आल्सो विल बी कंसीडर्ड एज द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है ये फंडा? तो इसमें देखो, तो अगर साइड चेन की बात करें तो इसमें 2 कार्बन है, साइड चेन की बात करें 2 कार्बन है, और इसमें क्या है, एक एक कार्बन है। तो साइज ऑफ द साइड चेन हैज बीन चेंज, वी कैन कंसीडर दिस टू आइसोमर्स आर द CI ऑफ ईच अदर, यानी कि चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और भी एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप बताते चलना कि हाँ उसमें किसमें चेन आइसोमरेज हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते चलते हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताना, CH4 फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, क्या हम लोग चेन आइसोमरेज इसमें दिखा सकते हैं? क्या पॉसिबल है? नो, यानी कि नो CI, आप इसमें कोई CI नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि एक सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन एटम कहां से CI दिख रहा है? समझ में आती है इतनी बात? देयर विल बी नो CI। देन नेक्स्ट कार्बन की बात करो, नेक्स्ट मेंबर की बात करो इसी का, CH3 CH3, करेक्ट ना? इज देयर एनी CI इज पॉसिबल? इसमें भी अगर कार्बन कार्बन में कनेक्टिविटी में क्या चेंज हो सकता है? एनी चेंजेस वी कैन मेक? नहीं। तो हियर आल्सो वी कैन ऑब्जर्व नो CI। नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं, CH3 CH2 CH3, हाँ, इज देयर, हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या कुछ इसमें? चेन आइसोमरेज दिखाया जा सकता है? नहीं, तो नो CI इस केस में। अच्छा, जो नेक्स्ट मेंबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसको मैं दिखा सकता हूं। इसका जो है CI अगर मैं ड्रॉ करूं, क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3। कैन वी कंसीडर दिस टू आइसोमर्स आर CI ऑफ ईच अदर? देख लो आप, द पेरेंट चेन कंटेन 1 2 3 4 कार्बन एटम and the parent chain contain 1 2 3 carbon. Clearly we can see the number of carbon atom in the parent chain has been changed. This size of the parent chain has been changed. If the size of parent chain is not same, although their molecular formula is same, how can we consider? 4 carbon is there, du is 0, 4 carbon and du is 0 for both compound, their molecular formula will be same, molecular formula is same, clearly we can consider they are the CI of each other, ठीक है। नेक्स्ट, तो या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, राइट, ये इसी एस्पेक्ट से आपसे क्वेश्चन ड्रॉ पूछ देगा कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर अ नॉर्मल एल्केन रिक्वायर्ड टू शो CI, कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज रिक्वायर्ड टू CI, ठीक है, नॉट पोजिशनल आइसोमर, CI के लिए। तो यहां पे एक नोट्स में इंटरेस्टिंग नोट ये लिखा देता हूं, द मिनिमम number of carbon atom
for a normal alkane, required to show CI is 4। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट इन जेई तो उतनी बार एडवांस तो नहीं पूछा है, मेंस ने एक बार पूछा हुआ है और नीट वालों ने तो कई बार इसको पूछ रखा है। नीट से तो कई बार एक क्वेश्चन वो पूछ चुका है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर अ नॉर्मल एल्केन रिक्वायर्ड टू शो CI इज 4। करेक्ट ना? और भी केसेस देखना, और भी आगे के मेंबर हम लोग बात करेंगे। एक और मेंबर में बात कर लेता हूँ, ठीक है? और भी केसेस हम लोग देखेंगे इसमें, CH2 CH3, ठीक है? 5 कार्बन एटम। अच्छा, आप ब्रेक करते जाओ, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। आप स्केलेटन भी ड्रॉ कर सकते हो, रेदर आप कंप्लीटली हाइड्रोजन ड्रॉ करो, आप इस तरीके से स्केलेटन भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं इस कार्बन को यहां पे लगा दूं। दिस इज द CI ऑफ दिस कंपाउंड, these two are the chain isomers of each other। देखो आप, this have the 5 carbon atom, 1 2 3 4 5, and this have how many? 1 2 3 4 carbon atom is present। समझ में आती है बात? अच्छा, एक और आइसोमर्स मैं ड्रॉ करता हूं, चेन आइसोमर लाइक दिस। इसको मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया। इज दिस कंपाउंड इज द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? बिल्कुल है, 1 2 3, बिल्कुल करेक्ट। This have the 5 carbon atom in the parent chain, this have the 4 carbon atom in the parent chain, this have the 3 carbon। So what I can consider, these three are the chain isomers of each other, chain isomers of each other। We can consider this one, chain isomers of each other। इसको हम लोग एक दूसरे के चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं, चाहे आप इसका इसके साथ बोल दो या इसके साथ इसका। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस हाइड्रोकार्बन जो मेंबर है, हाइड्रोकार्बन मिस एल्केन वाले जो कैटेगरी है, इसको फर्दर प्रैक्टिस में लाएंगे जब हम लोग पोजिशनल आइसोमरीज भी डिस्कशन में रख देंगे। तब जो है मिक्स जब प्रॉब्लम बनता है दोनों को लेकर, तब अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो बट जो है इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। जैसे आप देखो, बताना आप, कैन वी कंसिडर दिस टू आइसोमर्स एज अ CI ऑफ ईच अदर? CI of each other, can we consider these two isomers as CI of each other? देखो, the number of parent chain, we can say size of the parent chain has been changed। Here the number of carbon atom is 1 2 3 4 5 6, 6 carbon atom is present, but in this case how many? 1 2 3। but before that we have to check the given compound have the molecular formula is same। अगर molecular formula same नहीं होगा तो in that case problem हो जाएगी। फर्स्ट वी हैव टू चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बिल्कुल सेम है। कैसे आप चेक करोगे? कार्बन हाइड्रोजन का नंबर दिखा के नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लो और ड्यू दोनों का सेम कर लो। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड ड्यू बोथ आर सेम, they are going to be having the same molecular formula, clearly they both have the same molecular formula। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, किसमें चेंजेज आ गया? तो साइज ऑफ पेरेंट चेन में चेंज आ गया। यहाँ पे 1 2 6 कार्बन एटम है और इसमें 3 कार्बन एटम है, तो क्लियरली वी कैन कंसीडर दिस टू आर द CI ऑफ ईच अदर। अच्छा, एक और मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, लाइक दिस, और ये, ठीक है, एक और मैं ड्रॉ कर देता हूं। पॉसिबल है और भी आगे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बताओ आप, कैन वी कंसीडर, या आप चाहो तो इन दोनों को ही कंसीडर करो पहले। कैन वी कंसीडर दिस टू आइसोमर्स ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? देखो हाउ मेनी कार्बन इज देयर। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। लोग बढ़ जाते हैं आगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक ही नहीं करते, पता चलता है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको अलार्म कर रहा हूं इस पॉइंट पे कि आप डायरेक्टली बोल दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो देख लिए, पेरेंट चेन काउंट कर लिए, पता चला उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। जैसे मैं ये स्ट्रक्चर आपको दे दूं सामने, फिर बोलोगे अरे सर इसमें तो 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो चेन आइसोमर्स होना चाहिए, साइज ऑफ पेरेंट चेन तो चेंज हो गया। बट द प्राइमरी कंडीशन जो नीडेड है, क्या ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 आइसोमर्स शुड बी रिमेन सेम। यही चीज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एक ही चीज कॉमन होगी 2 आइसोमर्स के बीच में, और वो कॉमन होगी उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हियर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट सेम। कैसे चेक किया मैंने? तो 6 कार्बन 5 कार्बन, ड्यू इज सेम, 1 रिंग, तो ड्यू इज सेम, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट सेम। कब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाता? जब नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो जाता फॉर गिवन हाइड्रोकार्बन के लिए, और ड्यू भी सेम हो जाता है। इन दैट केस वी कैन से द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द 2 कंपाउंड इज सेम। फॉर दिस केस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। अब जाके आप चेक करो, इज द गिवन कंपाउंड हैव एनी चेंज इन द
पेरेंट चेन और साइड चेन, देखो आप 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो क्लियरली वी कैन कंसीडर दिस टू आर द CI ऑफ ईच अदर ना। कैन वी कंसीडर दिस टू आर CI? बिल्कुल। अच्छा, एक और एग्जांपल आप लेना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, बट किसके बाद हम लोग जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें पोजिशनल आइसोमर्स, इसकी बात करें, आर दे आर CI ऑफ ईच अदर, आर दे CI ऑफ ईच अदर। देख लो आप एक बार, कार्बन काउंट करना मत बोलना पहले, अदरवाइज यू विल एंड अप विद द रॉन्ग आंसर। देखिए इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 और ये 5 हो गया। अच्छा, एनी चेंज इन द साइज ऑफ द पेरेंट चेन और साइड चेन, देख सकते हो बिल्कुल। 1 2 3 4 5, 5 is the number of carbon atom in the parent chain. Here 1 2 3 4 carbon atom present है parent chain. They are basically जो है chain isomers of each other. क्यों? क्योंकि जो है साइज तो चेंज हो गया ना, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, तो बिल्कुल दे आर द CI ऑफ ईच अदर। और ये आप देखोगे चेन, जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, क्योंकि नंबरिंग तो आप चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को वहीं से स्टार्ट करोगे ना, प्रायोरिटी बेसिस पे। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो ऑलवेज स्पेशल जो है रखता है अपने ऊपर, मतलब नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। ऐसे एक और केस ले लो, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का ही मैं आपके सामने रख देता हूँ। लाइक CN ले लो, एक सिंपल सा केस ले लो, दिस वन। कैन वी कंसीडर दिस टू आर द CI ऑफ ईच अदर? पहले आप देख लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर टू कंपाउंड इज सेम, देन विल प्रोसीड फॉर द अदर आइसोमर्स। देखने के लिए पहले तो क्राइटेरिया ये देखना पड़ेगा, क्लियरली दे हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 नाइट्रोजन ईच प्रेजेंट, क्लियरली देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, ठीक है। अब देख लो आप 1 2 3 4 कार्बन इज प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। अब इसकी बात करें तो 1, सॉरी गलत नंबरिंग जा रही है, 1 2 3 जाएगा, तो 3 इज देयर, हियर 4 कार्बन एटम इज देयर, वी कैन कंसीडर दिस टू आर द CI ऑफ ईच अदर, CI ऑफ ईच अदर। समझ में आती है इतनी बात? CI ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो कुछ और प्रैक्टिस रखेंगे, बट उसके पहले हम लोग जो है पोजिशनल आइसोमरीज पे डिस्कशन रख लेते हैं, तब एक अच्छा प्रॉब्लम, दोनों को मिक्स करके जो प्रॉब्लम बनेगा, एक जो है अच्छा प्रॉब्लम मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोजिशनल आइसोमरीज क्या है। नेम से ही आ रहा है कि पोजीशन में कुछ डिफरेंसेस आएगा, बिल्कुल करेक्ट, हम लोग उसी सही रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है। तो पोजिशनल आइसोमरीज को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, देन हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो 2 और मोर कंपाउंड, सेम डिफिनीशन जाएगा जो मैंने आइसोमरीज के लिए डिफिनीशन रखा ना, तो अगर आपको जो है लिखना होगा बोर्ड में तो वही सेम डिफिनीशन से आप जो है उसको रखना। 2 और मोर कंपाउंड, जिसमें डिफरेंस आ जाएगा उसी को लिख दिया जाएगा कि डिफर इन पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द दिस ग्रुप, ठीक है। चेन आइसोमरीज डिफर इन द साइज ऑफ द चेन, करेक्ट ना। तो यहां पे वैसे ही कुछ केसेस जाता है, 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 or more compounds having 2 or more compounds having same molecular formula, ठीक है। तो कहानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेकर अभी तक चेंज नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, तभी उसको आइसोमर्स बोला जा सकता है, अदरवाइज आइसोमर्स विल नॉट कंसीडर दैट दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया तो ये रहना चाहिए कि दिस टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द आइसोमरीज। अदरवाइज आइसोमरीज का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो जाता है। इसकी बात किया जाए, 2 or more compound having same molecular formula but differ in position of ठीक है, but differ in position of, एक वर्ड यूज किया जाता है लोकेंट्स, लोकेंट्स नहीं है कुछ, लोकेंट्स वर्ड यूज किया जाता है कि सभी जो ग्रुप है ना उसको एक वर्ड में रखने के लिए। लोकेंट्स मींस फंक्शनल ग्रुप, सबस्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सभी को लोकेंट बोला जाता है। 2 or more compounds having same molecular formula but differ in the position of लोकेंट, मीनिंग फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ जाए, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशनिंग में डिफरेंस आ जाए, या किस में डिफरेंस आ जाए, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशनिंग में डिफरेंट आ जाए, या सबस्टिट्यूएंट के पोजीशन में डिफरेंट आ जाए। तो इसको हम लोग एक कॉमन नेम रखते हैं लोकेंट्स। लोकेंट मींस फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबस्टिट्यूएंट, मतलब पेरेंट चेन के साथ जितने भी ग्रुप्स अटैच होते हैं ना उसको लोकेंट्स कॉल किया जाता है, ठीक है। ये शायद वर्ड हम लोग ने आईपेक में भी यूज किया था। तो 2 or more compounds having same molecular formula but differ in the position of locant,
are called as positional isomers of each other, are called as positional isomers of each other. And this phenomenon is called as positional isomerism. This phenomenon is called as positional isomerism. इसी फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दो कंपाउंड जिनके बीच में क्या डिफरेंस आ जाए, लोकेंट के पोजीशन पे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंसेज आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंसेज आ जाए, या सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में डिफरेंसेज आ जाए, दे विल बी कंसीडर एज द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नोट में यहाँ पे मेंशन करना एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है नोट्स में कि द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैं वर्ड नेचर यूज कर रहा हूँ, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट आगे आप जो है देखोगे जब मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म में बता रहा हूँ तो वहां पे जो नेचर वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ ना, उसका एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट है। द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप में सभी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, ये तो पता है ना, फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, इसका मीनिंग बस ये हुआ कि एक कंपाउंड के अंदर ऐसा ना हो कि एक में दो डबल बॉन्ड बना दिया आपने और एक में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। दे आर नॉट पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी हम लोग जो है आगे पोजिशनल आइसोमरीज के बारे में सोचेंगे। द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड रिमेन सेम। ठीक है, मस्ट बी सेम, मस्ट रिमेन सेम। देन ये तो पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड, द साइज ऑफ parent chain or side chain remain same। साइज में भी डिफरेंसेस ना है, जो पेरेंट चेन हो जाए या साइड चेन हो जाए उसका साइज में भी जो है डिफरेंसेस ना आ जाए। डिफरेंस हो जाएगा तो फिर तो उसको चेन आइसोमर्स में बोला जाएगा ना। इसलिए मैंने आपको कोड दिया, क्या कोड दिया, पीसीएम में फेल थे राजू चाचा। ठीक है, मतलब मीनिंग ये हुआ कि आप पहले चेन आइसोमरीज चेक करोगे तब जाकर पोजिशनल आइसोमरीज के लिए जाओगे। इतनी बात तो समझ में आती है कि पहले आप चेन आइसोमरीज, ये सीक्वेंशियल ऐसे अपोजिट वे से जाएगा, रिंग चेन, टॉटोमरीज, देन फंक्शनल, मेटामरीज, देन चेन आइसोमरीज। तो इसीलिए कंडीशन ये लिखा गया, द चेन ऑफ द पेरेंट चेन और द साइड चेन रिमेन सेम, द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज रिमेन सेम। तभी उसको अगर फंक्शनल आइसोमर्स रहा होगा तो फिर तो इसको इसी में कैटेगराइज किया जाएगा। तो ये एक सीक्वेंशियल मैनर है जो हम लोग इस वे से देखते हैं। तो पोजिशनल सबसे लास्ट में चेक किया जाता है, किस लिए, क्योंकि उसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि साइज ऑफ पेरेंट चेन या साइड चेन चेंज तो नहीं हो गया। अगर चेंज हो गया तो फिर इन दैट केस हम लोग उसको चेन आइसोमर्स में कंसीडर करेंगे, पोजिशनल में नहीं आप कंसीडर कर सकते। इतनी बात समझ में आती है। तो देखो आप ये कुछ एग्जांपल लेते चलते हम लोग, थोड़ा तभी आइडिया लगेगा, अदरवाइज इसमें जो है समझना इस एग्जांपल के थ्रू ही समझा जा सकता है इसको मोर इजीली। जैसे ये क्या हुआ, प्रोपेन 1 और या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बोल सकते हो, दोनों नेम हम लोग को पता है, कॉमन नेम एज वेल एज द आईपेक नेम भी। इसको क्या बोला जाएगा, प्रोपेन 1 और या एन प्रोपाइल एल्कोहल बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेचर ऑफ द पेरेंट, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम ना, पहले इसको आप चेक कर लो, OH OH दोनों में एल्कोहल ग्रुप है। साइज ऑफ द पेरेंट चेन इज सेम 1 2 3, ऐसा तो नहीं 20 से नंबरिंग कर रहे हो अभी भी, 1 2 3 1 2 3, दिस विल गो लाइक दिस। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन इज सेम, मींस द साइज ऑफ पेरेंट चेन इज सेम, साइड चेन है नहीं। अब बात कर लिया जाए इसमें, इज देयर चेंज इन द एनी पोजीशन और द लोकेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द लोकेंट, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, बिल्कुल। यहाँ पे OH किस पोजीशन पे, सेकंड पे, यहाँ पे OH 1 पोजीशन पे। कैन वी कंसीडर दिस टू आर द पोजीशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, कैन वी कंसीडर दिस आर द पोजीशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल। अगर आप कंसीडर कर रहे हो कि दे आर पोजीशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिल्कुल आप एब्सोल्युटली करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और केसेस देखते हैं। डबल बॉन्ड की बात हुई है तो डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल देना ही पड़ेगा मुझे। CH डबल बॉन्ड CH2
CH double bond CH are they are positional isomers of each other कंसीडर किया जाए, ठीक है। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम, मींस डबल बॉन्ड, हियर इज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इन दिस केस आल्सो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ये तो बात समझ में आती है आपको। अब देखो पैरेंट चेन की साइज की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। What has been changed? The position of double bond has been changed. Here the position of double bond is 1 and here the position of double bond is 2. हम लोग तो बोले the positional isomers which differ in position of locant, जिसमें कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। बेसिकली हम लोग देख ही रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो डिफर कर गया। तो क्लियरली दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अच्छा एक सब्स्टिट्यूएंट का भी ले लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का भी केस ले लेते हैं आपके सामने, CH3 CH2 CH2 CH, कैन वी कंसीडर दिस टू एट द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? पहले आप चेक कर लो, देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। उसके पहले भी चेक कर लेना कि देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज शुड रिमेन सेम, ठीक है। बार बार ये चीजें मुझे रिपीट ना करने पड़े, ठीक है। ये जो है मिस्टेक जो कि कई सारे जो बैचेस प्रीवियसली पढ़ते आए हैं वो लोग करते हैं, ऐसे मिस्टेक्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है उसके बावजूद भी आइसोमरीज में एंटर करेंगे। आइसोमरीज में तभी एंटर करना जब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ड्यू इज 0, करेक्ट ना? नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सेम एंड ड्यू इज 0, वी कैन कंसीडर देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। अदरवाइज कंफ्यूज कर देगा। यहाँ से CH3 हटा दिया और फिर बोला कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू कंपाउंड। अब आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 दिख गया, इधर से देखोगे तो 1 2, ठीक है। गलती हो सकती है ना, मिस्टेक हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिफोर आप देखो एंटर करो आइसोमरीज में, उसके पहले एक चीज तो ऑलवेज बोलता है ना कि टू कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये शायद ऐसा स्टेटमेंट है जो अभी तक चेंज नहीं हुआ, और शायद हम लोग लास्ट तक जाते जाते भी हम लोग जब डिफाइन करेंगे तब तक वो जो है लाइन, जो फर्स्ट लाइन है वो चेंज नहीं होगी। 2 or more कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फर्स्ट वी हैव टू चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, क्योंकि हो जाता है प्रैक्टिस होते होते आपको दिख जाता है कि दिस टू कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अदरवाइज जो मैंने फर्स्ट जो शुरू के मिनट में आपको बताया कि कैसे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है, उस वे से आप देख सकते हो। आइए देखते हैं इसमें। तो पैरेंट चेन इज दिस वन, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम दिया, इसको पैरेंट चेन लिया जा सकता है। 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम। अब जो है बात हुई कि पोजीशन देखा जाए किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3 4 5। तो पोजीशन हैज बीन क्लियरली चेंज इन दिस केस। पोजीशन क्या है, 2 है। तो अगर 2 है और इसमें 3 है, क्लियरली देख सकते हो दे आर PI ऑफ ईच अदर, सही है ना? PI ऑफ ईच अदर, ठीक। और भी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इस केस में, देखते हैं कि जो है और भी एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट देखते चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल में। जैसे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन कंसीडर करना, ठीक है, CH4। एनी PI इज पॉसिबल, PI पॉसिबल है क्या? नो, ठीक है, आप लिख सकते हो नो PI। नेक्स्ट मेंबर इज इथेन। अब इसमें क्या PI पॉसिबल है? नो। CI भी पॉसिबल नहीं था, PI भी पॉसिबल। देन नेक्स्ट देखना, CH3 CH2 CH3। नेक्स्ट मेंबर इज प्रोपेन। इज PI इज पॉसिबल? CI भी पॉसिबल नहीं है, PI भी पॉसिबल नहीं। नो PI नो CI, नो PI नो CI, नो PI नो CI, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मेंबर के लिए CH2 CH3 CH2 CH3। हाँ, इसमें क्या PI पॉसिबल है क्या? पहले देखते हैं इसका CI बना के हम लोग देखते हैं, ठीक है। CI क्या था? तो CH ब्रेक किया। क्या हम लोग इसके पोजीशन में चेंज कर सकते हैं क्या? इस वाले मिथाइल, बात समझो, इस मिथाइल ग्रुप के पोजीशन में क्या मैं इसको यहां ऐड करूंगा तो यही स्ट्रक्चर आ जाएगा ना। और इन दोनों में रिलेशन क्या है? दे आर द CI ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो मैंने क्या रिजल्ट आपको बोला कि 4 कार्बन रहेगा तब तो वो CI दिखा सकता है। इज PI इज पॉसिबल? जस्ट थिंक, इज PI इज पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, दिस मेंबर ऑफ एल्केन? नो। यानी आप लिख सकते हो इस केस के लिए नो PI, नो PI। नेक्स्ट मेंबर से आपको यहां से तो हम लोग जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इसका CI आप ड्रॉ करना, पहले मैं CI दिखा देता हूं आपको। तो CH3 CH CH3 CH2 CH3 ये हो गया,
ये हो गया 1 2 3 4 5, करेक्ट ना। इस पीआई पॉसिबल है क्या नेक्स्ट कार्बन में? अगर देखो आप पीआई ऑब्जर्व किया जा सकता है क्या? मैं पोजीशन अगर यहां पे करूंगा तो कोई नया स्ट्रक्चर नहीं जनरेट होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं अगर CH3 आपको यहां पे अगर लगाना होगा तो अगर CH3 लगाओगे तो एक सेम ही तो आ जाएगा। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं, जस्ट आप इस वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। मैं सभी आइसोमर्स बनाते जा रहा हूं एक तरीके से। देखो आप इसमें 2 आइसोमर्स बन गए हैं, किसके लिए? C4H10 के 2 आइसोमर्स आपके जनरेट में। तो आइसोमर्स बनाते चल रहे, और इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन क्या है? दे आर द CI ऑफ ईच अदर। जैसे देखो, क्यों मैं CI बोल रहा हूं कि 1 2 3 4 5, और यहां पे 1 2 3 4 4 कार्बन एटम 1 2 3। इस केस में देखो, इन दो केस में क्या पॉसिबल है? इसमें पीआई बनाना आसान है। पीआई नहीं दिखा सकते हैं ना। मान लो कि आप इस लोकेंट की पोजीशन चेंज करना चाह रहे हो, इस मिथाइल ग्रुप की, तो पोजीशन चेंज करके यहीं पे तो लाओगे। अगर यहां पे लाओगे तो जो है सेम ही तो स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा ना। इसको अगर CH3 को मैं यहां लगा देता हूं, इसको आप ऐसे समझो, यहां लगा दिया, कुछ डिफरेंस है उसमें, नंबरिंग इधर से चेंज हो जाएगी। 1 2 3 4 आप ऐसे पढ़ोगे, करेक्ट ना। तो इसको तो हम लोग सेमी स्ट्रक्चर को ड्रा कर दिए ना। इन दैट केस देखो, स्ट्रक्चर 1 2 3 दे आर द CI ऑफ ईच अदर, CI ऑफ ईच अदर। कोई बोले कि इसमें पीआई पॉसिबल है क्या? नो पीआई। अच्छा, जो तो यानी कि इसमें टोटल आइसोमर्स कितने जनरेट हुए? C5H12 के लिए, C5H12 के लिए कितने आइसोमर्स आपके सामने? 1 2 3। यानी तीनों आइसोमर्स आपस में रिलेशन क्या रख रहे हैं? दे आर ऑल आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर ऑल चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट मेंबर की बात करें, दैट इज C6H14। ये अच्छा केस बनेगा आपके सामने। तो मैं स्केलेटन ड्रॉ करता हूं ताकि थोड़ा सा आसान रहे हमारे लिए ड्रॉ करना। तो पहला तो आप चेन ऐसे बना दिए, देखना 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हो गए, ठीक है। मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज कार्बन को ही तो रिप्रेजेंट करना है, रेस्ट वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते रहो, बट हम लोग को केवल स्केलेटन देखना, इसको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन, ठीक है। अब मैं ब्रेक करता हूं इसको, ठीक है। कार्बन 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 लाइक दिस। कितने कार्बन थे? 6। तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 1 2 3 4 5। अब इस केस में या तो आप इसको लोकेंट यहां पे दे सकते हो या इसी का पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास एक सीक्वेंशियल मैनर होता है जब हम लोग नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालते हैं ना, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात किया जाए तो नंबर ऑफ आइसोमर्स जब बच्चे निकालते हैं ना तो एक स्ट्रक्चर उनसे छूट ही जाता है, ठीक है। तो वो छूटे ना एक सीक्वेंशियल मैनर में कैसे जाना है कि जैसे आपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन बना दिया, फिर उसमें अगर कोई पॉसिबल है, राइट, मैं चेन आइसोमर्स पहले ड्रॉ करूंगा, चेन आइसोमर्स, और चेन आइसोमर्स के बाद पोजिशनल आइसोमर्स ड्रॉ करना शुरू करूंगा। बात समझ रहे हैं ना कि पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉ कर दिए, उसमें पोजीशन है तो इस पोजीशन को चेंज कर देगा, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने लाइक दिस, कार्बन 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 4, और इसको मैं बीच में लगा देता हूं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट हो गया। अभी रिलेशन हम लोग देखते हैं, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, ये थर्ड हो गया, करेक्ट ना। और भी ड्रॉ किया जा सकता है, बिल्कुल। अब जो है देखो इसमें मैं कार्बन को और क्या इसमें लोकेंट में चेंजेस लाया जा सकता है, इस कार्बन के लोकेंट को इधर ले आ जाएगा तो फिर सेमी स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि मैं इस कार्बन के चेन को, पैरेंट चेन को और ज्यादा ब्रेक करूं, ठीक है। तो 4 कार्बन का चेन हो गया। अगर 4 कार्बन का चेन है तो मैं इन दैट केस क्या बोलूंगा कि जो पैरेंट, जो हमारे पास जो रिमेनिंग है 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। अब उस मिथाइल ग्रुप को आप कैसे ऐड करते हो, देखो इस तरीके से ऐड किया जा सकता है। या तो दोनों कार्बन को एक ही इस तरीके से लगा दो, एक ये बन जाएगा, फोर्थ स्ट्रक्चर में इसको कंसीडर कर लेता हूं, या इसको आप सेपरेटली लिख दो, ऐसे लिख दो, एक कार्बन इसको दे दिया, एक कार्बन इसको दे दिया, इसको मैं बोल देता हूं फिफ्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात? तो क्या जो है और पॉसिबिलिटीज है क्या इस केस में? कोई और पॉसिबिलिटीज है? नहीं पॉसिबल। अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हो कि चलो सर इसको ब्रेक करके 3 कार्बन में करूंगा, 3 कार्बन में, और जो रिमेनिंग 3 कार्बन है उसको यूज किया जाएगा, कहां यूज करोगे? अगर कार्बन 2 कार्बन बीच वालों को लगा दिए तो तीसरा कार्बन आपको इसके साथ लगाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस केस में तो आपको जो है मिलेगा ही, राइट, यहीं पे एंड हो जाता है
4 मेंबर पे ही चेन पे। तो देखो आप रिलेशन अब निकालना, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ये है। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंक्लूड किए हुए हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन ईच केस फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए कितना बना हुआ है 5। अब मैं एक काम करता हूँ जो है इस केस के लिए, ये जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कभी कभी क्वेश्चन इसे पूछ देता है। इन सब में आपस में रिलेशन दिखाते हैं, आप बताना एक करके। तो फर्स्ट और अदर्स, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? पहले का अदर स्ट्रक्चर के साथ रिलेशन क्या होगा? देख लो आप, क्लियरली देख लो। तो फर्स्ट में जो है कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 ऐसे कर लो इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि फर्स्ट एंड अदर्स में जो रिलेशन होगा, अदर्स आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। फर्स्ट एंड अदर्स आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट है। देख सकते हो इसमें 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, और इसमें 5 ही कार्बन है। अच्छा, फर्स्ट मुझे सेकेंड एंड थर्ड के बारे में बताना, क्या बता रहे? सेकेंड एंड थर्ड के बारे में क्या बोल रहे हो? चेन आइसोमर्स आर द पोजिशनल आइसोमर्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पैरेंट चेन एंड द साइड चेन इज सेम, करेक्ट ना? The side parent chain have 5 carbon, this have also 5 carbon. Now the position of this substituent has been changed. Here it is 2 second and here it is at the third position. Clearly we can consider these two are the positional isomers of each other, pi of each other. Then third and fourth के बीच का relation देख लेते हैं. What about third and fourth? Third and fourth देख लो आप, third and fourth या second and fourth दोनों आप केस देखो, क्या रिलेशन होगा? सेकेंड में 5 कार्बन है, थर्ड में 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। तो क्या ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि सेकेंड एंड फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ आर द CI ऑफ ईच अदर? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पैरेंट चेन हैज बीन चेंज ना। देन आप बताना मुझे सेकेंड और थर्ड का, सेकेंड का फिफ्थ के साथ में और थर्ड का फिफ्थ के साथ में, बताओगे आप इन दोनों में क्या रिलेशन है? सेकेंड का फिफ्थ के साथ में 5 कार्बन इन पैरेंट चेन, 4 कार्बन इन पैरेंट चेन, 5 कार्बन इन द पैरेंट चेन, 4 कार्बन इन द पैरेंट चेन. You can consider these two are second and fifth are the CI of each other, third and fifth are CI of each other. Correct ना? अच्छा, fourth and fifth में क्या रिलेशन है? What about fourth and fifth? क्या बोलोगे आप? Number of carbon atom in the parent chain is same. Number of side chain also have the same size. तो अगर दोनों में सेम है तो इन दैट केस क्या डिफरेंसेस आया? द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट. हियर द पोजीशन इज 2,2, हियर द पोजीशन इज 2,3. तो इन दैट केस ये दोनों को आप क्या बोलोगे? दे आर द पोजीशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. दे आर द पोजीशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. पहचान पा रहे हैं दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, चेन आइसोमरेज एंड द पोजीशनल आइसोमरेज. आगे हम लोग और भी इसके जो नेक्स्ट मेंबर्स हैं उस पर प्रैक्टिस रखते हैं. एक रिजल्ट हम लोग लिखते चलते हैं. क्या रिजल्ट है? देखिए आप, चेन आइसोमरेज था उसके लिए मिनिमम 4 कार्बन एटम चाहिए था शो करने के लिए, लेकिन अगर पोजिशनल आइसोमरेज शो कराना है तो इन दैट केस कितने कार्बन एटम चाहिए होगा? फॉर पोजिशनल आइसोमरेज मिनिमम 6 कार्बन. फॉर नॉर्मल एल्केन के लिए मैं बात कर रहा हूं. ये रिजल्ट आप लिख सकते हो, मिनिमम, या ऐसे लिखा जा सकता है, द नंबर ऑफ कार्बन required for a normal alkane, to show positional isomerase. ये बहुत बार एक क्वेश्चन बन जाता है. पोजिशनल आइसोमरेज इज 6. बहुत बार इंटीजर टाइप का पूछा जा सकता है. ये कितने मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड होंगे फॉर अ नॉर्मल एल्केन टू शो पोजिशनल आइसोमरेज? सीआई के लिए कितने? 4 कार्बन एटम चाहिए होगा. और जो है इसके लिए कितने चाहिए होंगे? पोजिशनल आइसोमरेज के लिए 6 कार्बन एटम. तो कई बार ऐसे पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देगा कि जो है जस्ट एज्यूम
number of carbon atom required for Pi is X and the number of carbon atom minimum carbon atom required to Ci minimum मैं बोल रहा हूँ, the number of minimum carbon atom required to show Pi is 6. तो इन दैट केस उसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करेंगे जो इसका नेक्स्ट मेंबर है, जो कि हम लोग बात करते हैं C7S60। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं कि इस केस में आपको कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरीज दिखेंगे। ड्रॉ किया जाए इस केस को। और अगर एक क्वेश्चन ये IIT ने पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C7S60। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। कैसे अप्रोच करना है आपको? लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, इतना 7 हो गया। अब ये तो जो है नॉर्मल चेन हो गया, उसके अलावा अब इसमें ब्रेक करते जाओ। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद मतलब मेन ये होता है कि इसका जो स्केलेटन है वो मेन पार्ट होता है। जैसे आप घर बनाए, घर में आप क्या करोगे, पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और इस स्ट्रक्चर में जो भी सजावटी करना है, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी चीजें उसको अप्लाई करना है, उसमें क्या करोगे, अप्लाई करोगे। बट स्ट्रक्चर तो जरूरी होगा ना। यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल काम करता है कि जब आपको आइसोमरीज नंबर ऑफ आइसोमर्स जनरेट करने होंगे ना, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के बारे में सोचना होगा कि हाउ मेनी कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। देन आप उसमें सभी चीजें ऐड करते जाओगे, चाहे वो सब्सट्रेंट हो जाए, फंक्शनल ग्रुप हो जाए, लोकेंट हो जाए, तब आप नंबर ऑफ आइसोमर्स इजीली निकाल सकते हो। वो हमारे प्रैक्टिस का पार्ट होगा। इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग वहीं पे सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो कुछ मेंबर्स हैं एल्केन के, उसको हम लोग कैलकुलेट करते चल रहे हैं और उसमें रिलेशन निकालते चल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 आप चाहो तो इसको काउंट कर लोगे तो ज्यादा आपके लिए जो है फैसाइल होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ताकि आप गलती कम कर पाओ। 3 4 5 6। ठीक, हमेशा लोग एक स्ट्रक्चर भूल जाते हैं, एक या दो भूल जाएंगे और एंड अप हो गए। हम लोग तो ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आप लोग में से भूल जाएंगे। लेकिन जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आसान होते जाएगा और एक सिस्टमेटिक वे से फॉलो करो ना। अच्छा, अब 6 कार्बन हुआ तो एक मिथाइल ग्रुप रह गया, तो एक मिथाइल को या तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज है कि इसको मैं, ठीक है 6 कार्बन एटम है इसमें, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ बीच में। और कोई है पॉसिबिलिटी? जब यहाँ ऐड करोगे तो सेम आ जाएगा, यहाँ ऐड करोगे तो फिर से सेम आ जाएगा। तो ये आपका केस थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ, इसको सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं, इसको थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। सही है ना। नेक्स्ट ब्रेक करना 5 कार्बन एटम के साथ 1 2 3 4 5, ये हो गया। अच्छा, इसमें अगर कंसीडर करें हम लोग तो हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप बच गए ना। 5, अगर 7 में से 5 हटा दो तो जो है 2 एल्काइल ग्रुप हैं। अब इसको कैसे आप रखते हो वो इंपॉर्टेंट है। देखना, मैं क्या करता हूं, दोनों मिथाइल ग्रुप को एक कार्बन से लगा दिया, एक पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ये है। देन आपने क्या किया कि इसको पोजीशन चेंज कर दिया, 5 कार्बन आप लिख लो 1 2 3 4, ताकि आपकी गलती ना हो इसमें। देन आप क्या करोगे कि एक कार्बन को यहां लगा दिया, एक कार्बन को यहां लगा दिया, है ना पॉसिबल। अच्छा, उसके अलावा आपने ये किया कि 5 कार्बन तो था ही, दोनों मिथाइल ग्रुप को यहां पे लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये केस हो गया। एक जो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर जो लोग गलती करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर भूल जाते हैं। क्या करते हैं, अच्छा तो इसमें जो मिथाइल ये वाला रहता है ना, कार्बन 2 कार्बन जोड़ दिए, इन दोनों मिथाइल को इथाइल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पेरेंट चेन तो हमारा यही रहेगा ना 4 5। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये सभी लोग मिस कर देते हैं। आपने भी शायद ड्रॉ किया होगा तो इसको मिस किया होगा। ठीक है, तो ये तो रहा 5 कार्बन चेन के साथ में, 5 कार्बन का जो पेरेंट चेन है उसके साथ में ये रहा। कोई अदर पॉसिबिलिटीज है इसमें, देखो आप, एनी अदर पॉसिबिलिटीज इज देयर। हाँ, इस 5 कार्बन चेन के साथ तो नहीं है, 4 कार्बन एटम के लिए जाते हैं, तो 4 कार्बन एटम ये हो गया। अच्छा, अब हमारे हाथ में 3 मिथाइल ग्रुप रह गए। 3 मिथाइल को कैसे रखा जा सकता है, या तो आप इसको ऐसे रख दो, पॉसिबल है, या एक मिथाइल तो आपका यहाँ पे रहेगा ना, इस तरीके से हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी जनरेट होगी, देखना आप, और कोई पॉसिबिलिटी जनरेट होगी। आई थिंक यहाँ पे एक हम लोग स्ट्रक्चर पहले से मिस करते गए। 4 कार्बन एटम के साथ और पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन 5 कार्बन एटम के साथ एक पॉसिबिलिटीज है। ये मिथाइल को हम लोगों ने 2,2 रखा, 2,3 रखा, 2,4 भी तो हो सकता है। देखें, ये मिस्टेक आप करते अगर जो है प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम करते हैं, इन दैट केस ये बिल्कुल मिस्टेक पॉसिबल है। 4 5 आप एक स्ट्रक्चर मिस करके जाओ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ सेकेंड थर्ड
दिस इज स्ट्रक्चर 4, दिस इज 5, इसको मैं 6 रख लेता हूँ, ठीक है 6, इसको मैं बोल देता हूँ 7, इसको कंसीडर कर लेता हूँ 8 और दिस वन विल बी 9, टोटल 9 स्ट्रक्चर इसमें बन के आएंगे, ठीक है। यही तक यही क्वेश्चन इंटीजर टाइप पूछा हुआ है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज पॉसिबल फॉर C7H16, ये टोटल बन के आएंगे। अच्छा अब रिलेशन देखते हैं, क्या मैं बोल सकता हूं फर्स्ट एंड अदर्स में क्या रिलेशन होगा, फर्स्ट एंड अदर्स में क्या रिलेशन होगा बता सकते हो आप। फर्स्ट में 7 कार्बन है, अदर में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो गया, एक में 6 है तो 5 है, किसी में 4 तक पहुंच गए हैं, इसमें हम लोग 4 तक पहुंच गए, ठीक है। ये केस है, इसको फर्दर नहीं अब नहीं ड्रॉ कर सकते, फर्दर नहीं ड्रॉ, 9 ही होगा इस केस में, 10 नहीं आप ड्रॉ कर सकते, अगर ड्रॉ करो एक और रिपीट करो, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट एंड अदर्स आर, बोल सकता हूं दे आर CI ऑफ ईच अदर, फर्स्ट एंड अदर्स आर CI ऑफ ईच अदर। अच्छा सेकेंड और थर्ड में क्या रिलेशन होगा, व्हाट अबाउट सेकेंड एंड थर्ड, व्हाट अबाउट सेकेंड एंड थर्ड, दिस हैव 6 कार्बन, दिस हैव 6 कार्बन, लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैज बीन चेंज, यहां 2 पोजीशन पे, यहां पे 3 पोजीशन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं दे आर PI ऑफ ईच अदर। अच्छा सेकेंड का थर्ड एंड फोर्थ के बीच में मुझे बताना, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में, व्हाट अबाउट थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड के केस में आपका 5 कार्बन एटम है, इसमें 6 कार्बन एटम है, ऑब्वियसली जो है ये क्या कहलाएगा, दे आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो गया ना। अच्छा फिफ्थ और 6 में क्या रिलेशन है, फिफ्थ एंड 6, व्हाट अबाउट फिफ्थ एंड 6, फिफ्थ एंड 6 में क्या रिलेशन, देखो पोजीशन हैज बीन चेंज, तो 5, 6 एंड 7 आपस में क्या होंगे, दे विल बी PI ऑफ ईच अदर। उसी तरीके से आप अदर केस भी कंसीडर कर सकते हो, जो 9th है ना, क्या मैं 9th को ऐसा बोल सकता हूं कि जो 9th स्ट्रक्चर है 4 कार्बन है, अदर में 5, 6, 7 कार्बन एटम है, तो मैं 9th एंड अदर्स को क्या बोल सकता हूं, दे विल बी CI ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये केसेस है, आगे के मेंबर्स का मैं जस्ट रिजल्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको क्या रहेगा कि याद, एक तो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, लेकिन दूसरा मेथड ये भी होता है कि थोड़ा इसको आप याद रखो, नंबर ऑफ आइसोमर, ठीक है। तो उस केस में आपके लिए ये फैसाइल तरीका हो जाएगा कि हाँ इसको याद रख के अगर हम लोग जाते हैं तो ये चीजें आपके लिए आसान हो। तो हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट हम लोग का निकल के आया हुआ है, फॉर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ SI ऑफ नॉर्मल एल्केन, नॉर्मल एल्केन, नॉर्मल एल्केन बोलोगे मींस जिसमें कि साइक्लो वगैरह नहीं, ठीक है, नॉर्मल एल्केन। क्या था पहला मेंबर CH4, अच्छा तो इन दैट केस तो आप बोलोगे कि एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर बोला जाए तो इस स्ट्रक्चर को अगर इंक्लूड करते हो तो नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, टोटल स्ट्रक्चर में ही मैं काउंट कर लेता हूँ नेचुरली, इसका कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे ही हम लोग देखें नेक्स्ट मेंबर C2H6, क्या है हुआ था 1 स्ट्रक्चर 1, C3 ये हमारा केस था CH2 CH3, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा था, नो आइसोमर्स इज पॉसिबल, ठीक है। इस केस में भी नो आइसोमर्स इज पॉसिबल मींस एक स्ट्रक्चर है, ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। इस केस से आगे नेक्स्ट मेंबर हम लोग गए थे CH3, मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं C4H10, C4H10, देन 2 स्ट्रक्चर बन के आए थे, दोनों में रिलेशन क्या था, देवर CI ऑफ ईच अदर। देन नेक्स्ट मूव किया गया था C5H12, तो इन दैट केस क्या आप देखे थे 3, इसमें भी हम लोग देखे थे कि जो तीनों हैं आपस में CI है, ठीक है। ये भी रिजल्ट लिख सकते हो कि ऑल आर CI ऑफ ईच अदर, CI ऑफ ईच अदर। सिमिलरली दिस ऑल आर CI ऑफ ईच अदर। एक बार फिर से आप प्रैक्टिस करना इसको, रिजल्ट को, इस रिजल्ट को आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो आप एग्जाम में ड्रॉ तो कर सकते हो, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते, बट इन दैट केस टाइम आपका कंज्यूम ही होगा, टाइम आपको जो है कम से कम इस पे स्पेंड करना है, और तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो C6H14 का केस में क्या आया हुआ था, हम लोग का कितना बना था, इस केस में 5 बना था, इसमें PI भी था एंड CI भी था, रिलेशन यही दोनों था ना, आपस में क्या थे, PI और CI थे, ये दोनों केसेस बन के आए थे। देन C7 तक हम लोग पहुंचे थे, C7H16 में क्या था, टोटल 9 बन के आए थे, और ये हमारा जेई का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन इस पे क्या फ्रेम किया था, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो CI इज 4 एंड द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो PI इज दिस वन 6,
ये आपसे इंटीजर टाइप का पूछ सकता है। ये इन्होंने पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C7H69। तो इन दैट केस इसमें भी सभी कुछ पीआई थे आपस में, कुछ सीआई थे, ये मेंशन किया गया था, पीआई एंड सीआई, पीआई और सीआई, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो मेंबर्स हैं मैं आपको बस मेंशन करा देता हूं, आपको इसको जो है प्रैक्टिस करना होगा, तो एक बार आप खुद से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना अगर कोई स्ट्रक्चर मिस हो रहा है आपसे। CH18 का कितने टोटल 18 आइसोमर्स, उसमें भी आप पता करना कि कितने स्ट्रक्चर आपस में पीआई है, कितने स्ट्रक्चर आपस में सीआई है, ये प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर है C9H20 बोला जाता है। इस केस में आप कितने देखते हो 35। और नेक्स्ट मेंबर ये आप जस्ट हीरो बनने के लिए याद रख सकते हो, अदरवाइज ये तो आपसे पूछेगा नहीं ना। 75 स्ट्रक्चर बन के आएंगे, टोटल 75 बन के आएंगे। ये जस्ट तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनने के हैं, बट फिर भी आप ध्यान में रख सकते हो 18, 35, 75। बट दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। ऐसे इसमें बनाया जा सकता है क्वेश्चन, कैसे बनाएगा, जैसे पूछ देगा कि जो है ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स containing 5 number of 5 carbon atom in the parent chain, 5 कार्बन एटम इन द पैरेंट चेन, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इन दैट केस 18 स्ट्रक्चर नहीं होंगे, कम स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है पोजिशनल आइसोमरीज पे ही हम लोग सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस रखेंगे और जो है देखेंगे कि किस तरीके से नंबर ऑफ आइसोमर्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं। बिफोर दैट हम लोग उसके पहले डिस्कस करते जाएंगे आइसोमरीज इन द एल्काइल ग्रुप, जिसके बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे और वहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक्स।